नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसका कि चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान यानी सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर का हम एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है इस चैप्टर का, जिसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें पहला है पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, तापमान के वितरण के बारे में बात करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और तापमान व्यतिक्रमण के बारे में बात करेंगे यानी कि इनवर्स टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट की यानी कि हीट बजट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन है यानी आने वाली जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी पर कितनी आती हैं, कितनी पृथ्वी अवशोषित करती है यानी एब्जॉर्ब करती है, और कितने को पृथ्वी वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, रेडिएट करती है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, अर्थ एनर्जी बजट के बारे में। यह है हमारा सन, जहां से सोलर इंसोलेशन आ रही है, सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, मान लो वो 100% पृथ्वी की सतह की तरफ आ रही हैं। जब ये सोलर इंसोलेशन पृथ्वी की सतह पर आती हैं सूर्य से, तो 6% जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, 20% है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है क्लाउड्स के द्वारा, और 4% है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती हैं पृथ्वी की सतह के द्वारा। अच्छा, ये पृथ्वी की सतह के द्वारा, बादलों के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा ये रिफ्लेक्ट क्यों की जाती हैं? हमें पता है कि जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि जो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ना तो उत्पन्न होती है और ना ही कभी ये नष्ट होती है। ना तो ये एनर्जी है हमारी ये उत्पन्न होती है कहीं, और ना ही ये नष्ट होती है। ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो कुल ऊर्जा है वो हमारी क्या रहती है, लगभग स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है। स्थिर रहती है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही इसका ह्रास करती है। अपने तापमान को पृथ्वी कैसा बनाए रखती है, स्थिर बनाए रखती है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य ताप के रूप में जो प्राप्त ऊष्मा होती है एवं जो पार्थिक विकिरण होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं, जो कि अंतरिक्ष में संचारित की जाती हैं, इन दोनों का ताप बराबर हो, अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें और पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरणें, जिनको कि हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो ताप के रूप में हम प्राप्त करते हैं, वो ताप वापस रेडिएट होकर जाता है अंतरिक्ष में। तो अगर दोनों समान हैं तभी ये संभव है कि ऊष्मा का ना तो संचय होगा और ना ही उसका ह्रास होगा। तो ये कैसे होती है, इसी चीज के बारे में हम इस हीट बजट में आज बात करने वाले हैं। देखो, ऐसा क्यों जरूरी है कि जितनी पृथ्वी ऊष्मा का अवशोषण कर रही है या जितनी सोलर रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी की सतह की तरफ आती हैं वो वापस रेडिएट कर दी जाती हैं, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि सपोज करो यदि पृथ्वी की सतह की तरफ सूर्य से आने वाली किरणें लगातार आती रहें और पृथ्वी इन सतह पर ये जो किरणें आ रही हैं, सोलर रेडिएशन जो ताप के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ रही है, जो ऊर्जा, यदि पृथ्वी इसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करे, रेडिएट नहीं करे, वापस नहीं भेजे, विकिरित नहीं करे, तो लगातार यानी कालांतर में 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी का तापमान इतना हो जाएगा कि पृथ्वी एक पूरी तरह से आग का गोला बन जाएगी जिस पर रह पाना संभव नहीं होगा। अगर लगातार ऊर्जा आती रहे और पृथ्वी इस ऊर्जा को वापस रेडिएट नहीं करे, विकिरित नहीं करे, तो एक कालांतर के बाद, हजारों सालों के बाद, पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम पृथ्वी की सतह पर जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इससे बचने का एक ही है कि पृथ्वी जितनी भी ऊर्जा आती है, सूर्य की विकिरणें जो पृथ्वी की सतह पर आती हैं, पृथ्वी उनको वापस रेडिएट कर देती है। तो अब इसी अर्थ बजट को हम देखते हैं, एनर्जी के को।
यानी सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी की सतह पर आ रही है, इनकमिंग सोलर एनर्जी है वो 100% आ रही है। अब जब सूर्य से ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर जाती है तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले 6% इसी में से ऊर्जा है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है भाई एटमॉस्फेयर के द्वारा। 20% ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है क्लाउड्स के द्वारा। 4% ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है सरफेस के द्वारा। तो टोटल कितनी ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो गई? यहाँ पर 30% ऊर्जा है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी पृथ्वी की सतह की तरफ 100% एनर्जी चली, उसमें से 30% एनर्जी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस विकिरित कर दी जाती है। उसके बाद ये ऊर्जा की किरणें, ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह की तरफ चलती है। तो जैसे ही ये एनवायरमेंट में आती है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, वायुमंडल में आती है, तो यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितने को एब्जॉर्ब कर लेता है? 16% ऊर्जा को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे यहाँ पर? वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। फिर 3% ऊर्जा है वो किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? क्लाउड्स के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो यहाँ पर कितनी होगी भाई? 30, और ये कितनी हो गई? 19। 30 और 19 यानी 49% एनर्जी पृथ्वी की सतह पर आने से पहले अवशोषित कर ली जाती है या रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर जो कुल ऊर्जा पहुंचती है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा 100% आई थी, उसमें से पृथ्वी की सतह पर सिर्फ और सिर्फ 51% ऊर्जा ही पहुंचती है। 49% ऊर्जा एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स और अर्थ सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, और कुछ एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी अवशोषित कर ली जाती है और कुछ वापस भेज दी जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर कितनी आई है? सिर्फ और सिर्फ 51%। ये जो ऊर्जा सूर्य की सूर्य से पृथ्वी की सतह पर सोलर इंसुलेशन के रूप में आ रही है, इन्हें हम लघु तरंग के नाम से भी जानते हैं। लघु तरंग दैर्घ्य के नाम, लघु तरंग दैर्घ्य होता है इन कणों का, तो ये पृथ्वी की सतह पर लघु तरंग के रूप में आती है, जिनमें से 49% एनर्जी है वो अवशोषित कर ली जाती है और रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। सिर्फ 51% ऊर्जा है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा पहुंची 51%, ये भी वापस रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। अगर 51% ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर रह जाती है तो कालांतर में, लंबे समय के बाद, हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये भी फिर क्या होती है? वापस पृथ्वी इसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। और जब पृथ्वी की सतह से ये ऊर्जा किरणों के रूप में ऊपर जाती है तो उन्हें हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, पार्थिव विकिरणों के रूप में जाती हैं। और पृथ्वी की सतह से जो ऊर्जा रिफ्लेक्ट बैक होती है, इनको हम दीर्घ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग कहा जाता है। अब जब पृथ्वी की सतह से ये ऊर्जा वापस विकिरित होती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक की जाती है, तो इनमें से कुछ ऊष्मा को एटमॉस्फेयर, बादल अवशोषित कर लेते हैं। अब जब यहां से ये ऊर्जा 51% है, ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो इसमें से कंडक्शन के द्वारा और जो हवाएं ऊपर उठती हैं राइजिंग एयर के द्वारा, यहाँ पर 60% ऊर्जा है वो विकिरित की जाती है, और विकिरित होने पर यह कंडक्शन और राइजिंग एयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है। 23% ऊर्जा ये किसके द्वारा कैरी की जाती है? क्लाउड्स के द्वारा कैरी की जाती है एटमॉस्फेयर में, जो लैटेंट हीट के रूप में रहता है। इसी में से 15% ऊर्जा यानी 15% रेडिएशन का वायुमंडल वापस अवशोषण कर लेता है, बाकी की है वो वापस रेडिएट कर दी जाती है, यानी वापस विकिरित कर दी जाती है। इस तरह से 64% ऊर्जा तो यहां से रेडिएट होती है और 6% ऊर्जा वो यहां से रेडिएट हो जाती है। इस तरह से पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, यानी जितनी ऊर्जा पृथ्वी पर आती है पृथ्वी की सतह पर, उतनी ऊर्जा वापस रेडिएट कर दी जाती है, विकृत कर दी जाती है। इस तरह से ऊष्मा का ना तो ह्रास होता है और ना ही उत्पन्न होता है, और ना ही इसका संचय होता है, और ना ही इसका ह्रास होता है। तो इस तरह से पृथ्वी का जो कुल ऊष्मा बजट है वो लगभग स्टेबल रहता है, स्थिर बना रहता है। तो 6% ऊर्जा है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है भाई एटमॉस्फेयर के द्वारा। 20% रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है क्लाउड्स के द्वारा। 4% रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है अर्थ सरफेस के द्वारा। फिर 16% अवशोषित कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। 3% अवशोषित कर ली जाती है क्लाउड्स के द्वारा। तो 100% जो एनर्जी सूर्य से आ रही थी सोलर इंसोलेशन के रूप में, इनकमिंग सोलर इंसोलेशन के रूप में, उनमें से 49% है वो एटमॉस्फेयर में अवशोषित और रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। सिर्फ 51% ऊर्जा है वो ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है।
अब पृथ्वी की सतह से जो ऊर्जा पृथ्वी जो की सतह पर जो पहुंचती है वो भी पृथ्वी उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में रिफ्लेक्ट बैक कर दे देती है, जिसमें से 7% कंडक्शन के कारण हो जाता है, 23% है ये क्लाउड्स के द्वारा कैरी कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जो लेटेंट हीट के रूप में रहता है वाटर वेपर के फॉर्म में। 15% एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और बाकी की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। इस तरह से पृथ्वी का जो कुल ऊष्मा बजट है वो लगभग स्थिर बना रहता है, अर्थात ना तो ऊर्जा का ह्रास होता है और ना ही उसका संचय होता है। देखो, यहां है ये हमारा सन, सूर्य से आने वाली ये सोलर इंसोलेशन है। सूर्य से आने वाली सोलर इंसोलेशन ही सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा आ रही है। ये लघु तरंगों के द्वारा आ रही है। किसके द्वारा आ रही है? लघु तरंगों के द्वारा, क्योंकि आने वाली जो तरंग सोलर रेडिएशन होती है, इनका जो वेवलेंथ होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए इनको लघु तरंग कहते हैं। तो लघु तरंग दैर्ध्य के द्वारा सौर विकिरण हो रहा है। अब 100% ऊर्जा पृथ्वी की सतह की तरफ जाती है सौर विकिरण के रूप में। इसमें से जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंसर्ट प्रवेश करती है ये सौर विकिरण, तो बादलों के द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती है। 27% ऊर्जा पृथ्वी की सतह के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट बैक यानी परावर्तित कर दी जाती है। 2% ऊष्मा है वो वापस कर दी जाती है। अब बाकी की जो ऊष्मा है उसमें से 14% ये ऊर्जा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब डायरेक्ट जो सोलर इंसुलेशन है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है वो 34% पहुंचती है। कितनी पहुंचती है? 34%। और जब ये सौर विकिरण है ये कुछ विकिरणित होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं ये विकिरण। जब ये प्रकीर्णित होते हैं तो इनमें से सिर्फ 17% ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसको पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। 6% इन प्रकीर्णित विकिरणों में से 6% ऊर्जा है वो वापस अंतरिक्ष में प्रकीर्णित कर दी जाती है। 6% ऊर्जा वो वापस अंतरिक्ष में प्रकीर्णित कर जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर कुल ऊष्मा जो आई है 17 प्लस 34 बराबर हो गया 51। बराबर कितना हो गया? 51। तो पृथ्वी की सतह पर कितनी ऊर्जा पहुंचती है? सिर्फ 51% ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब यहां पर हमारी अर्थ है, ये अर्थ इन ऊर्जा को वापस क्या करेगी? रेडिएट करेगी, वापस विकिरित करेगी, जिससे कि ऊष्मा का जो बजट है वो बना रहे। तो इसमें से जब ये 23% ऊर्जा जो विकिरित होती है यहाँ पृथ्वी की सतह से, इनमें से 6% ऊर्जा है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 17% ऊर्जा है वो अंतरिक्ष की ओर विकिरित कर दी जाती है। 6%, 23 में से 6% किसने अवशोषित कर ली? वायुमंडल ने। 17% है वो कहाँ चली गई? अंतरिक्ष में चली गई। अब इस क्या होने से 9% जब ऊर्जा है जो वो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी इसको विकिरित करती है पार्थिव विकिरण के रूप में, तो यहाँ पर प्रक्षोभ एवं संवहन के द्वारा यानी कंडक्शंस के द्वारा ये ऊर्जा है ये बादलों के द्वारा एटमॉस्फेयर में अवशोषित कर ली जाती है। इस 19% जो ऊर्जा है, 51% से जो 19% ऊर्जा जाती है पृथ्वी की सतह की पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ, तो ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कितनी? 19%। किसमें? कंडक्शन में, संघनन की प्रक्रिया में ये काम आ जाती है। और सिर्फ कितनी ऊर्जा जाती है वापस? 48% ऊर्जा है वो वायुमंडल से अंतरिक्ष की तरफ भेज दी जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में। तो इस तरह से पृथ्वी का जो कुल ऊष्मा बजट है वो लगभग समान बना रहता है, जिससे पृथ्वी की सतह ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ये जो डायग्राम है इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना है। यहां पर जीआईएफ के द्वारा यह समझाने का प्रयास है कि किस तरह से सोलर इंसोलेशन आ रही है और किस तरह से वो अवशोषित हो रही है, किस तरह से वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा है ये, इसमें से कुछ ऊर्जा बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, सॉरी बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, कुछ वायुमंडल से रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, कुछ अंतरिक्ष की तरफ यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। 51% ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है वो भी वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस रेडिएट कर दी जाती है। पृथ्वी की ऊष्मा बजट, मान लें कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सतह से जो सूर्य प्राप्त होता है वो 100% है, तो वायुमंडल से गुजरती हुई ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है भाई, कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है। केवल शेष बचा भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। 100 में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 35% है वो तो क्या हो जाती है? वापस
परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयां वो बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां वो पृथ्वी के हिमालय क्षेत्रों के द्वारा वापस परावर्तित कर दी जाती हैं, यानी वापस लौट जाती हैं। तो सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को हम एल्बिडो कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह की तरफ जो सोलर इंसुलेशन सौर विकिरण पृथ्वी की सतह की तरफ आ रहे हैं, उनमें से जो ऊष्मा वापस परावर्तित कर दी जाती है, तो सूर्य की ऊष्मा को या सौर विकिरण को परावर्तित करने की घटना को हम एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्बिडो कहते हैं। यहाँ देखो डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि 100% यानी 100 यूनिट से एनर्जी की आ रही है, इनमें से 6% ये रिफ्लेक्ट बैक कर दी, 20% ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई और 4% ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी कि लग कितनी परसेंट हो गई है? 30% ऊर्जा है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। रिफ्लेक्ट बैक यहां पर कर दी जाती है। 3% यहां बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 16% यहां पर वायुमंडल क्लाउड्स के द्वारा वापस अवशोषित कर ली जाती है और पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा पहुंचती है कितनी? 51% ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब ये बादलों ने यहां से इसको ऊर्जा को सौर विकिरण को जो रिफ्लेक्ट बैक किया है, क्लाउड्स ने कुछ ये अवशोषित किया है, तो क्लाउड्स और पृथ्वी की सतह पर से जो 2% ऊर्जा जो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये जो रिफ्लेक्ट बैक ऊर्जा हो रही है, ये कहां से हो रही है? उन पहाड़ों से हो रही है जो बर्फ के पहाड़ है, जिनको हम ग्लेशियर कहते हैं। वहां से ऊर्जा तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इस तरह से ऊर्जा जो रिफ्लेक्ट बैक होती है तुरंत सूर्य की किरणें जो वायुमंडल में आती हैं, बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक की जाती है, पृथ्वी की सतह पर आती है जो कि बर्फ के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक की जाती है। इस घटना को ही हम एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्बिडो कहा जाता है। पहली जो 35 इकाइयों को छोड़कर 65 इकाइयां हैं वो अवशोषित हो जाती हैं। 35 इकाइयां तो तुरंत ही क्या कर दी? रिफ्लेक्ट बैक कर दी। 65 इकाइयां हैं अवशोषित कर दी जाती हैं। अब इन 65 इकाइयों में से 14 वायुमंडल में अवशोषित कर ली जाती हैं तथा 51 यूनिट हैं जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं। तो पृथ्वी के द्वारा जो अवशोषित की गई इकाइयां होती हैं, 51 इकाइयां, इनको पार्थिव विकिरणों के रूप में पृथ्वी वापस लौटा देती है। इनमें से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। 17 यूनिट कहां चली जाती हैं? सीधे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, अंतरिक्ष में चली जाती हैं। और इकाइयां कुछ इकाइयां हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 6 इकाइयां वे स्वयं वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 9 इकाइयां हैं वो संवहन के जरिए यूज कर ली जाती हैं। 19 इकाइयों का यूज आ जाता है संघनन में, गुप्त ऊष्मा के रूप में वायु में। 48 इकाइयों का है वो है अवशोषण हो जाता है। इनमें से जो कुल इकाइयां होती हैं सूर्य ताप की वो 34 इकाइयां होती हैं वो पार्थिव विकिरण की होती हैं। तो वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल में वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरणों की इकाइयां 17 और 48 हैं, जिनका की कुल योग 65 होता है। वापस लौटने वाली इकाइयां 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है अथवा इसको ही हम ऊष्मा संतुलन करते कहते हैं। यही कारण है कि ऊष्मा की इतनी बड़ी मात्रा में स्थानांतरण के बावजूद पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अर्थात इसको हम पहले ही समझा चुके हैं कि हीट बजट में कितनी यूनिट हैं जो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में सूर्य से विकिरणें पृथ्वी की तरफ आ रही हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी कितनी पार्थिव विकिरण के रूप में ऊर्जा का रेडिएट कर रही है, विकिरित कर रही है। तो ये था हमारा ऊष्मा बजट। परंतु कुछ भागों में ये ऋणात्मक भी देखने को मिलता है, ऋणात्मक संतुलन होता है। ऋणात्मक संतुलन कहां होता है? जहां सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं। चित्र 9.3 में पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र में शुद्ध विकिरण और अक्षांशीय भिन्नता को दिखाया गया है। यह चित्र दिखाता है कि शुद्ध विकिरण में जो अधिशेष यानी कि जो सरप्लस एनर्जी जो देखने को मिलती है वो 40 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों से अधिक है। अर्थात 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके बीच में ऊर्जा का सरप्लस देखने को मिलता है, अधिशेष के रूप में ऊर्जा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। परंतु जैसे ही हम ध्रुवों के पास जाते हैं वहां पर ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है, डेफिसिट देखने को मिलता है। वहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है, जिसके फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह से जमे हुए रहते हैं। अर्थात यहाँ ऊर्जा का सरप्लस पाया जाता है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में।
लेकिन यहाँ से ये ऊर्जा कहाँ चली जाती है, ध्रुवों की तरफ चली जाती है, जिससे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो ज्यादा गर्म नहीं होता और ना ही जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा ठंडे हों। यहां पर ये डायग्राम के द्वारा सरप्लस एनर्जी को दिखाया गया, अर्थात यहां पर जो ऊर्जा का जो है वो सरप्लस देखने को मिलता है और यहां पर ऊर्जा का डेफिशिट देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जो ऊर्जा का सरप्लस देखने को मिलता है, ये ऊर्जा यहां से कहां चली जाती है, संवहन के द्वारा ध्रुवों की तरफ निकल जाती है, जिससे कि इस क्षेत्र में ज्यादा ऊष्मा या ज्यादा तापमान या ऊष्मा की ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती और ऊष्मा है वो लगभग स्थिर बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा का सरप्लस देखने को हमें मिलता है, ये ऊर्जा वापस कहाँ चली जाती है, ध्रुवों की तरफ चली जाती है, जिससे कि ये क्षेत्र ज्यादा गर्म नहीं होता और ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई तापमान की। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप के अन्योन क्रिया द्वारा जो ऊष्मा जनित होती है उसको तापमान के रूप में जाना जाता है। अर्थात वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के बीच में जो सूर्य ताप की जो अन्योन क्रिया होती है, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है उसके कारण जो ऊष्मा हमें मिलती है उस ऊष्मा को हम तापमान के रूप में जानते हैं। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दिखाती है, अर्थात यहाँ पर जो ऊष्मा आएगी वो अगर यहाँ पर कोई मटेरियल है, पदार्थ है, तो उसके कणों में जो मूवमेंट देखने को मिलती है उसको दिखाती है ये। और वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म होने का संकेत देता है। देखो पृथ्वी की सतह पर जो ऊष्मा है वो कम ज्यादा होती रहती है, अर्थात स्टेबल नहीं रहती। कभी ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है तो कभी नीचे, अर्थात कभी मकर रेखा की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कभी कर्क रेखा की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम बात करें कि जो तापमान का जो वितरण है, इसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं, अर्थात कहीं पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है तो कहीं पर तापमान कम देखने को मिलता है। ये हमें पहले ही पता है, जहां सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, यहाँ पर किस में, ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां पर ये सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं वहां का तापमान ज्यादा होता है। ये हमारी इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री साउथ है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यहाँ पर ऊष्मा ज्यादा आती है, क्योंकि सोलर इंसोलेशन जो आती है, सौर विकिरण जो आती है यहाँ पर वो सीधी आती है, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। और ध्रुवों पर तापमान है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो ज्यादा दूरी तय करती हैं और यहाँ पर ये ज्यादा क्षेत्र को भी कवर करती हैं। देखो यहाँ पर ये सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं तो ये इतना सा क्षेत्र कवर कर रही है यहाँ पर, और यही सोलर इंसोलेशन जब पोलर रीजन पर पहुंचती है तो यहाँ पर ये एक लंबा क्षेत्र तय करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो ताप मिलता है वो कम मिलता है और ट्रॉपिकल रीजन में जो तापमान मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस तापमान को नियंत्रित करते हैं? तो किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। उनमें पहला है अक्षांश रेखा, अर्थात हम किस अक्षांश पर हैं। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, तापमान है वो कम होता चला जाता है। फिर है समुद्र तल से स्थान की उत्तुंगता, अर्थात समुद्र की सतह है उससे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। तापमान इनवर्स यानी तापमान है वो कम होता चला जाता है। तो उत्तुंगता यानी एल्टीट्यूड भी तापमान को नियंत्रित करता है। फिर समुद्र से उसकी दूरी, सपोज करो ये समुद्र का किनारा है, ये यहां पर जो तापमान है वो समकारी प्रभाव के कारण एक जैसा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम समुद्र से दूर जाते हैं अंदर, वहां पर ये समकारी प्रभाव विषमकारी प्रभाव में बदल जाता है, तो यहां पर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता। अर्थात समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पर तापमान कम होगा। जैसे जैसे समुद्र से हम दूरी बढ़ती जाएगी तापमान है वो बढ़ता चला जाता है। फिर है वायु सहती का परिसंचरण, यानी एयर मासेज होते हैं, वो भी तापमान को नियंत्रित करते हैं। जहां गर्म एयर मास होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां ठंडे एयर मास होगा वहां तापमान कम होगा। फिर उष्ण और ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, यानी गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं सागरों के अंदर, वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। और कुछ स्थानीय कारक होते हैं, अब इनकी वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे हम अक्षांश में, हमने देख ही लिया था कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण में ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। जैसे जैसे उनसे ऊपर जाते हैं तापमान है वो कम होता चला जाता है। दूसरा हमारा बिंदु है वो है
समुद्र तल से स्थान की उत्तुंगता यानी एल्टीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान है वो कम होता चला जाता है। जैसे टेम्परेचर ग्राउंड लेवल पर कितना है 16 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है। जैसे ही हम 437 मीटर की ऊंचाई पर गए हैं तापमान कितना हो गया 12 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और जैसे ही हम कहा चले जाते हैं एवरेस्ट पर 8,848 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं वहां तापमान कितना आ गया -72 हो जाता है। वहां पर -72 क्या हो जाता है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पर तापमान अलग होगा, यहाँ पर तापमान अलग होगा, यहाँ पर तापमान अलग होगा और यहाँ पर तापमान अलग होगा। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी होती चली जाती है। अगला है समुद्र से उसकी दूरी। जैसे समुद्र से उसकी दूरी की बात करें तो जो दिन के समय क्या होता है सोलर इंसुलेशन पृथ्वी की सतह पर आती है। पृथ्वी की सतह में समुद्र की सतह भी शामिल है। तो जब यहाँ पर ये सतह पर सोलर इंसुलेशन दिन में आती है तो पृथ्वी की सतह है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसकी तुलना में पानी की सतह वो धीरे धीरे गर्म होती है, जिसके कारण क्या होता है पृथ्वी की सतह ज्यादा गर्म हो जाती है तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। और समुद्र की सतह है वो तुलनात्मक ठंडी होती है तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। तो दिन के समय हवाएं समुद्र से किस ओर जाती हैं पृथ्वी की सतह की तरफ जाती हैं, जिनको हम समुद्री समीर कहते हैं। देखो ये दिन है, दिन के समय हवाएं देखो समुद्र की सतह से कहां जा रही है पृथ्वी की सतह की ओर जाती है, जिनको समुद्री समीर कहते हैं। अब ये समुद्री समीर है, ये जो समुद्र का किनारा कोस्टल एरिया होता है यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर समकारी प्रभाव देखने को मिलता है समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ का जो तापमान होता है वो सामान्यतः कम देखने को मिलता है समकारी प्रभाव के कारण, क्योंकि यह जैसे ही यहाँ का तापमान बढ़ता है समुद्र से ठंडी हवाएं जाती हैं और तापमान को डाउन कर देती हैं। लेकिन जब समुद्र से जैसे जैसे समुद्र के तल से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वहां तक ये समुद्री समीर है ये पहुंच नहीं पाती है और वहां पर तापमान बढ़ जाता है। तो समुद्र के किनारों पर समकारी प्रभाव के कारण कम तापमान देखने को मिलता है, जबकि समुद्र से ज्यादा दूरी होने पर विषमकारी प्रभाव के कारण वहां पर तापमान है वो ज्यादा देखने को मिलता है। रात के समय ठीक उल्टा होता है। रात के समय क्या होता है ठीक उल्टा होता है। अब उल्टा क्या होता है रात के समय देखें, जैसे जैसे ये पानी की सतह धीरे धीरे गर्म हुई थी तो ये धीरे धीरे ठंडी होती है। जमीन है स्थल वाला भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। अब रात के समय ये वाला भाग है क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, तो यहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। पानी वाला भाग है समुद्र की सतह है ये धीरे धीरे गर्म होती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। रात के समय ये हवाएं स्थल से कहां आती हैं देखो समुद्र की ओर आती हैं, जिनको हम स्थल समीर कहते हैं। अब चूंकि ये हवाएं इन किनारों से आती हैं समुद्र के किनारों से आती हैं तो यहाँ पर जो तापमान बढ़ता है वो तापमान वापस कहाँ चला जाता है समुद्र की तरफ चला जाता है, जिससे रात के समय यहाँ तापमान ज्यादा नहीं होता, जबकि समुद्र के किनारों से अंदर वाले भाग होते हैं वहां पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। तो समुद्र से उसकी दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। अगला है वायु सहतिका संचरण यानी एयर मासेज का। देखो यहाँ पर ये कुछ एयर मासेज देखा रखें, कुछ ठंडे होते हैं कुछ गर्म होते हैं। जहां पर ठंडे एयर मासेज होते हैं वहां का तापमान कम होता है, जहां गर्म एयर मासेज होते हैं वहां का तापमान गर्म देखने को मिलता है। तो एयर मासेज भी बहुत तेजी से तापमान को प्रभावित करते हैं। अब अगला है कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं जिनको हम कहते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट भी तापमान को प्रभावित करते हैं। मानो ये हमारी है कर्क रेखा, ये है हमारी मकर रेखा, सॉरी सॉरी ये है हमारी इक्वेटर विस्पत रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा। अब जो धाराएं ध्रुवों से ठंडे पानी को लेकर आती हैं इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से गर्म पानी जाता है ध्रुवों की तरफ, तो ये गर्म और ठंडा पानी जब इस तरह से मूव करता है इसको ओशियन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं ओशियन करंट कहते हैं, समुद्री धाराएं कहते हैं। तो समुद्री धाराओं के कारण भी पानी ध्रुवों का पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा देखने को नहीं मिलता और इक्वेटर का पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों पानी हैं आपस में मिलते रहते हैं। ये भी तापमान को प्रभावित करता है। यानी ध्रुवों पर तापमान बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ तो पूरी तरह से बर्फ है, लेकिन इक्वेटर से जाने वाली गर्म जलधाराएं इस पानी को नॉर्मल बना देती हैं, जिससे यहाँ पर भी इनका तापमान है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा ठंडा देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से इक्वेटर का तापमान है वो बहुत ज्यादा गर्म देखने को नहीं मिलता है, किसके कारण
ठंडी और गर्म जलधाराओं की प्रवाह के कारण महासागरों में। ये देखो, ये कन्वेक्शन के कारण भी ऐसी तरह की होती हैं, यानी ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये भी किसके लिए उत्तरदायी होती हैं भाई? कन्वेक्शन होता है, ये भी ज्यादा तापमान को प्रभावित करता है, यानी कहीं का भी तापमान ज्यादा नहीं होने देता, ना ही बहुत ज्यादा कम होने देती हैं हवाएं, क्योंकि ये हवाएं हमेशा गर्म स्थान की तरफ चलेंगी ठंडे स्थान से। जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब लो प्रेशर कहाँ होगा? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाई प्रेशर कहाँ होगा? जहां टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर हवाएं हाई प्रेशर से आ जाती हैं और हाई प्रेशर से आने वाली हवाएं ठंडी होती हैं। ये यहाँ पर इसी को समझाया गया है, एटमॉस्फेयर ओशियन में किस तरह से ये चीजें घटित होती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस तरह से ये अवशोषित कर ली जाती है, किस तरह से प्रेसिपिटेशन होता है, ये स्पेस में होने वाली घटना, ये ओशियन के अंदर होने वाली घटना, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली घटना है कि क्या क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, किस तरह से आइस है वो एयर्स में इंटरेक्शंस करती है, क्लाउड्स किस तरह से बादल करते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज किस तरह से। अब वन बाई वन हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से ये तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक है। उनमें पहला अक्षांश था, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। हमें पता है कि जो हमारा 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण वाला भाग है, यहाँ पर सोलर इंसुलेशन है वो सीधी आती है, तो यहाँ का तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। ध्रुवों पर ये किरणें आती हैं, सोलर इंसुलेशन आता है, वो किरणें आती हैं तिरछी आती हैं, तो यहाँ पर तापमान कम होता है। अर्थात हम जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर सॉरी इक्वेटर से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है, या ध्रुवों से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आते हैं तापमान बढ़ता चला जाता है। तो अक्षांश पर भी निर्भर करता है कि अक्षांश में वो तापमान को प्रभावित करते हैं वितरण के को। लो अक्षांश पर टेम्परेचर हाई होता है और हाई अक्षांश पर यानी हाई लैटिट्यूड पर टेम्परेचर लो देखने को मिलता है। ये हमने बात की थी एल्टीट्यूड की, उत्तुंगता की, कि समुद्र तल के पास के स्थानों का जो तापमान है वो अधिक ऊंचे स्थानों पर जो तापमान है वहां पर कम होता है, अर्थात समुद्र के पास वाले जो स्थान है वहां पर तापमान ज्यादा होता है और ऊंचे स्थानों पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने, उत्तुंगता मतलब हो गई ऊंचाई, एल्टीट्यूड, उत्तुंगता बढ़ने के साथ साथ घटता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता है। इस दर को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। यह दर ऊंचाई के साथ साथ बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पर ये दिखाया है, ये है सतह, यहाँ पर तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तापमान रह गया 15 डिग्री सेल्सियस। 200 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। 300 मीटर की ऊंचाई पर तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। 400 मीटर की ऊंचाई पर तापमान -7 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान कम होता जा रहा है, और इस तरह से जो तापमान ऊंचाई के साथ घटता है इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता चला जाता है। फिर वही समुद्र से दूरी, समुद्र के किनारों पर वही सी ब्रिज और यानी समुद्री समीर और स्थल समीर चलती हैं, सी ब्रिज चलती है और लैंड ब्रिज चलती है, जिसके कारण तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। स्थल की अपेक्षा समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म एवं धीरे धीरे ठंडे होते हैं। स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम देखने को मिलती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का जो सामान्य प्रभाव पड़ता है और यह तापमान को सम रखता है, अर्थात जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां पर समकारी प्रभाव के कारण तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण, यानी समुद्री समीर और स्थल समीर के कारण। लेकिन समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान है वो ज्यादा होता चला जाता है, क्योंकि वहां पर विषमकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही चीज दिखाइए कि किस तरह से समकारी प्रभाव, विषमकारी प्रभाव किस तरह से कॉल्ड और वार्म एयर मूव करती है। फिर बात कर रहा है वायु संहति एवं महासागरीय धाराएं, यानी एयर मासेज और ओशियन करंट्स की। तो जहां पर वार्म एयर मासेज होंगे, कोष्ण वायु संहतियां होंगी, उनसे प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक होगा, जबकि जहां पर कोल्ड एयर मासेज होती है, जहां ठंडी वायु संहतियां होती हैं, वहां का तापमान कम देखने को मिलता है। इसी वजह से ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक रहता है, अर्थात जहां पर गर्म जलधाराएं वहां का तापमान ज्यादा होगा,
जहां पर ठंडी जलधाराएं हैं वहां का तापमान कम होगा। ये एयर मासेज दिखाया, देखो पूरा का पूरा एयर मासेज है, किसी भी कॉन्टिनेंट को आसानी से ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को प्रभावित करता है। इस तरह से एयर मासेज आते हैं, अर्थात एक गर्म एयर मासेज आ रहा है तो ये सारे कॉन्टिनेंट की जो हवा है उसको गर्म कर देगा, तो वहां का तापमान बढ़ जाएगा। जब ठंडा एयर मासेज आएगा तो ठंडी हवाएं आएंगी, और ठंडी हवाएं आएंगी तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का जो तापमान है उसको डाउन कर देती है। ये है हमारे ओशियन करेंट्स की बात की। ये एयर मासेज ही दिखाए, जैसे ये एयर मासेज है, गर्म एयर मासेज है ये, तो यहाँ का तापमान गर्म देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। ये गर्म एयर मासेज है जो रेड कलर से दिखाए हैं, तो यहाँ का तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। ब्लू कलर से दिखाए ये ठंडे एयर मासेज है, तो यहाँ का जो तापमान है वो कम देखने को मिलता है। अब हम बात करें तापमान के वितरण की। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकेंगे कि मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्य तय किनके द्वारा दिखाया गया, समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। बात करेंगे समताप रेखाएं क्या होती हैं। वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है उसी को हम समताप रेखा कहते हैं। जनवरी एवं जुलाई में होने वाले धरातल और वायु तापमान के वितरण को भी आगे दिखाया गया है। ये देखो सनरेज सोलर रेडिएशन है वो पृथ्वी की सतह पर आ रही है, और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर रेड कलर में रेज जो आ रही है वो पृथ्वी की सतह की तरफ सूर्य से आ रही है। ब्लू कलर में ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा वापस कहां जा रही है, अंतरिक्ष की तरफ जा रही है, एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है। ब्लू लाइट है वो, और रेड लाइट है वो पृथ्वी की सतह की तरफ आ रही होती है। पृथ्वी की सतह पर आने वाली जो किरणें होती हैं इनको लघु तरंग कहते हैं, और जाने वाली जो किरणें होती हैं जो रेडिएट होती हैं पृथ्वी की सतह से इनको दीर्घ तरंग कहते हैं। देखो जनवरी के महीने की बात करें कि जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर तथा महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर झुक जाती है। क्या कह रहा है, जनवरी में समताप रेखाएं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें समताप रेखाएं क्या होती हैं। सपोज करूं मैं यहां पर एक डॉट लगा रहा हूं, 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 यहां पर एक डॉट लगा रहा हूं। अब ये जो मैंने डॉट लगाए वो बिंदु है जहां पर तापमान एक जैसा है। मान लो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि मैं इन बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दूं तो ये रेखा किसको दिखा रही है, उन क्षेत्रों को दिखा रही है जहां का तापमान एक जैसा है, यहां जहां का तापमान समान है। तो इस तरह से ये रेखाएं समताप बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, इसलिए इन रेखाओं को हम समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। समताप रेखाएं वो होती हैं जो एक जैसे तापमान को दिखाती हैं। मैप पर या नक्शे पर एक समान तापमान को दिखाने वाली रेखाओं को हम समताप रेखाएं कहते हैं। अब समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर की तरफ हो जाती हैं। ये महासागरों में कहा हो गई है, उत्तर की तरफ झुक गई है। देखो महासागरों में ये उत्तर की तरफ झुक गई, महासागरों में उत्तर की तरफ झुक जाती हैं, तथा महाद्वीपों पर ये दक्षिण की तरफ झुक जाती हैं। ये जो लाइनें दिखा रखी हैं, जैसे ये 10 डिग्री वाली समताप रेखा है, 20 डिग्री वाली समताप रेखा है। अब ये रेखाएं महासागरों में, देखो ये महासागर है, अटलांटिक ओशियन है, कहाँ की ओर घूम रही है, उत्तर की तरफ मूव कर रही है, उत्तर की तरफ झुक जाती हैं। जबकि ये देखो महाद्वीप है, महाद्वीपों पर ये दक्षिण की तरफ झुक जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता है वो कम देखने को मिलती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता कम देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का जो भाग है, स्थल भाग है, वो कम है, और पानी का जो भाग है, यानी ज्यादातर वहां ओशियन है तो पानी ज्यादा है, तो पानी का भाग ज्यादा है, जिसके कारण वहां पर तापमान में भिन्नता कम देखने को मिलती है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। समताप रेखाएं जो होती हैं लगभग अक्षांशों के समानांतर होती हैं। अब ये जो समताप रेखाएं होती हैं, जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं, जो हमारे अक्षांश होते हैं, लगभग उन्हीं के पैरेलल ये समताप रेखाएं भी होती हैं। यहां पर देखो ये समताप रेखाएं दिखाई गई हैं, -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री, -30, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रेखाएं जो दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये समताप रेखाएं, और ये समताप रेखाएं लगभग हमारे जो अक्षांश हैं उनके पैरेलल हैं, समानांतर हैं। ये जनवरी के महीने में समताप रेखाएं दिखाई गई है। जुलाई की हम बात करें तो इस मौसम में समताप रेखाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक के कोस्ट का निर्माण महाद्वीपों के भीतर करती हैं। कहां पर,
30 डिग्री सेल्सियस से अधिक के कोस्ट का निर्माण, ये 30 डिग्री सेल्सियस का ये कोस्ट बन गया। तो इसका निर्माण कहां पर करती हैं? ये भी महाद्वीपों के भीतर करती हैं। 40 डिग्री उत्तरी तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं देखी जाती हैं। जुलाई की बात कर रहे हैं, कहां पर? 40 डिग्री से और 10 डिग्री, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अप्रोक्सीमेट यहां पर। तो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो यहां पर 10 डिग्री की क्या बन रही है भाई? समताप रेखाएं बन रही है। यहां पर ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो यहां पर भी क्या बन रही है? 10 डिग्री की समताप रेखाएं बन रही हैं। तो ये कह रहा है 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं देखी जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं उत्तर की अपेक्षा ज्यादा सरल एवं सीधी दिखाई देती हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं वो ज्यादा सीधी दिखाई देती हैं। उसका एक ही कारण है कि यहाँ पर तापमान में, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में ज्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलती है, जिसका कारण हम पहले ही बता चुके हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में ज्यादा भिन्नता नहीं मिलने का कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है और वहां ज्यादातर ओशियन है। जुलाई में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर प्रवेश करते हुए उत्तर की ओर तथा महासागरों में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती हैं। देखो, ये महासागरों में प्रवेश जैसे करती हैं तो ये दक्षिण की ओर मूव कर रही हैं, और जैसे ही महाद्वीपों में जाती हैं उत्तर की ओर झुक जाती हैं। जबकि जनवरी में ये उल्टी होती हैं। जनवरी में ये जैसे ही महासागरों में आती हैं उत्तर की ओर मूव करती हैं, और जैसे ही कहां जाती हैं? महाद्वीपों में दक्षिण की तरफ मूव करती हैं। ये दिखाई गई है, तापमान का वितरण दिखा रखा है पूरे विश्व में, कहां पर कितना तापमान है। जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को दिखाया गया है। सबसे ज्यादा तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ताप का जो अंतर है वो यूरेशिया जो महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण है कॉन्टिनेंटलिटी यानी महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का जो तापांतर है वो 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। सबसे ज्यादा तापांतर यूरेशिया में, जो कितना है भाई? यूरेशिया महाद्वीप में है, जो लगभग कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस का। सबसे कम जो तापांतर देखने को मिलता है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है, जो 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तापमान के व्यतिक्रमण की, यानी इनवर्स टेम्परेचर की बात करते हैं। इनवर्स टेम्परेचर क्या होता है? सामान्यतः तापमान जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान है वो कम होता चला जाता है, और इस जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता चला जाता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थिति बदल जाती है, अर्थात सामान्य ह्रास दर है वो उलट जाती है। जब सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल रैप्स रेट उलट जाती है तो इसी को तापमान का व्यतिक्रमण कहा जाता है। अक्सर जो व्यतिक्रमण है वो बहुत थोड़े समय के लिए यानी कुछ ही समय के लिए होता है, पर यह काफी सामान्य सी घटनाएं जो होती है। सर्दियों में मेघ विहीन लंबी रातों में देखने को मिलता है, अर्थात इनवर्स टेम्परेचर होता है, तापमान का व्यतिक्रमण होता है वो सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में लंबी रातें होती हैं और मेघ विहीन बादल रहित रातें होनी चाहिए इनवर्स टेम्परेचर के लिए। तो सर्दियों में मेघ विहीन लंबी रात एवं जो वायु होती है वो शांत होती है, और यही व्यतिक्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। अर्थात व्यतिक्रमण कब होता है तापमान का? जब सर्दी के मौसम में, जब मेघविहीन बादल रहित रातें होनी चाहिए, लंबी रातें होती हैं और हवा वो शांत होती है, अर्थात जो दिन में प्राप्त ऊष्मा है रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपरी हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान का जो व्यतिक्रमण होता है ये एक सामान्य सी घटना है। देखो यहां पर वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज जो दिखा रखिए, ये भी यहां पर भी इनवर्स टेम्परेचर देखने को मिलता है। कैसे? दिन के समय माउंटेन्स के जो पीक होते हैं यहां पर सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये जो वाला भाग है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये वाला भाग है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अर्थात यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। अब जो वैली होती है ये यहां पर इतना तापमान नहीं आ पाता है, तो यहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। इन हवाओं को हम वैली ब्रिज कहते हैं, अर्थात हवाएं कहां से आ रही हैं? वैली से आ रही हैं। अब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं और इनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं वो नीचे की तरफ आ रही है। रात के समय ठीक उल्टा होता है। जैसे ही रात होती है ये पीक्स जो होते हैं माउंटेन्स पीक ये ठंडे हो जाते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। अब जो घाटियां होती हैं यहाँ पर अब लो प्रेशर है। अब इन घाटियों से जो
हवा है, गर्म हवा, वो ऊपर उठ जाती है और इन हवाओं को लेने के लिए ठंडी हवाएं पीक से यहां पर आ जाती हैं। अब जनरली यहां पर जो तापमान है वो ज्यादा होना चाहिए था और यहां पर जो तापमान है वो कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर तापमान कम है और यहां पर तापमान ज्यादा है। इस तरह की घटना को ही हम इनवर्स टेम्परेचर कहते हैं। देखो, यहां पर सामान्यतः क्या होता है, पृथ्वी की सतह होती है, ये गर्म होती है। पृथ्वी की सतह ये गर्म है, सामान्य घटना है, और इससे ऊपर जाते हैं वो ठंडा होता है। तापमान कम हो रहा है तो ऊपर ठंडा होगा। लेकिन इस गर्म जगह की जगह अगर ठंडी हवा आ जाती है, ये देखो रात के समय ये ठंडी हवा आ गई। अब गर्म एयर की जगह जब ठंडी एयर आ जाती है तो यहाँ का तापमान कम हो जाता है और इससे ऊपर तापमान है वो बढ़ जाता है। जबकि जनरली क्या होता है, हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता है, लेकिन यहां पर जैसे ही हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान बढ़ रहा है। इस घटना को ही हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इस घटना को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी तापमान का व्यतिक्रमण कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में बात करें, अर्थात ये तापमान का व्यतिक्रमण है। व्यतिक्रमण की बात करेंगे, हेडिंग गलत है, तापमान का वितरण नहीं है, तापमान का व्यतिक्रमण है। भूपृष्ठीय व्यतिक्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ा देता है। धुआं एवं धूल के कण व्यतिक्रमण के स्तर से नीचे इकट्ठे होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य सी घटना है। यह व्यतिक्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ ये समाप्त हो जाता है। देखो, यहाँ पर इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, तो इनसे धुआं निकलता है। ये धुआं जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक लेयर बना लेता है। अब यहाँ पर लेयर बन गई। अब इस लेयर के कारण ये तापमान है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, तापमान ऊपर नहीं बढ़ता है, और यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग ठंडा हो जाता है। अब यहाँ का तापमान ठंडा हो गया, ऊपर का तापमान है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण कोहरे जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है, सोलर इंसुलेशन पृथ्वी की सतह की तरफ आती है, वैसे वैसे ये घटना जो घटित होती है वो समाप्त हो जाती है। यहां पर इनवर्स टेम्परेचर को दिखाया, नॉर्मल कंडीशन है। यहां पर वो कंडीशन है जहां टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। देखो, ठंडी हवा ऊपर की ओर उठती है, यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं और नीचे गर्म हवाएं हैं। गर्म हवाएं वो ऊपर की ओर जाती हैं और जैसे जो ऊपर जाती है ये ठंडी होती चली जाती है। तो ये तो एक सामान्य सी घटना है। लेकिन टेम्परेचर इनवर्स में क्या होता है, ऊपर ठंडी हवा है, अब बीच में गर्म हवा आ जाती है और उसके नीचे फिर ठंडी एयर आ जाती है। इस घटना को इनवर्स टेम्परेचर या टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें ऊर्जा विकिरण में, एक है प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम कहता है कि वस्तु जितनी तेजी से गर्म होती है वो उतनी तेजी से ठंडी भी होती है। अर्थात प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी हमारे पास 1 ग्राम कोई पदार्थ है, इसका तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो इसके लिए जो ऊष्मा हमें चाहिए होगी वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और प्लैंक का नियम बताता है कि जो वस्तु जितनी तेजी से गर्म होती है वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का बाद में विकिरण भी करती है। यहां पर यह दिखाया गया है वेवलेंथ, यहां पर दिखाया गया है डेंसिटी एनर्जी की। क्यों, देखो ये 3000 केल्विन टेम्परेचर ले रही है, ये 4000 केल्विन है, ये 5000। तो क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। अब ये 5000 केल्विन टेम्परेचर लिया है तो ऊर्जा का विकिरण ज्यादा हो रहा है, इसने 4000 का लिया तो ऊर्जा का विकिरण कम हो रहा है, इसने 3000 लिया तो यहाँ ऊर्जा का विकिरण कम हो रहा है। यहां पर कुछ ये इतने 380 से 780 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट होती है ये हमें दिखती है, ये विजिबल लाइट होती है। ये जो लाइट है ये विजिबल होती है, जो आपको येलो कलर में दिखा रखी है विजिबल लाइट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।